सत्ता का संघर्ष, लोकसभा चुनाव 2024 तीसरे चरण के मतदान की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं हूं प्रवीण तिवारी और अगले आधे घंटे तक एक बड़े पैनल के साथ हम एक चर्चा करेंगे। और चर्चा किस मुद्दे पर करेंगे, आइए पहले उसकी बात करते हैं। 2 चरणों यानी 190 सीटों के मतदान के बाद चुनावी रण अब कई और मुद्दों की तरफ टिल्ट होता नजर आ रहा है। बीजेपी एनडीए जहां 400 पार के नारे के साथ मजबूती से अपनी बात रख रहा है, वहीं विपक्ष अपने बिखराव वाले कुनबे को एकजुट करने में ही जुटा हुआ है। जिस तरह पहले और दूसरे चरण में चुनाव कांग्रेस घोषणा पत्र के इर्द गिर्द बीजेपी के वार पलटवार पर रहा, जहां मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हावी रहा, वहीं तीसरा चरण जो 7 मई को होगा उसमें हिंदू मुसलमान का सुर और तेजी से फिजा में तारी हो रहा है। खास बात है कि पीएम मोदी पिछले दोनों चरणों में तमाम मुद्दों के साथ साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे हैं। वहीं कर्नाटक में जिस तरह पीएम ने नेहा हत्याकांड मामले को उठाया है, इससे विपक्ष को इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नजर आ रहा है, जिस पर वो हमलावर है। फिलहाल तीसरे चरण के रण में तुष्टीकरण और आरक्षण को लेकर भारी घमासान होना तय है। गेंद जनता के पाले में है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। आज करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। तीसरे चरण की लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई। एनडीए का 400 पार या विपक्ष की निश्चित हार। भ्रष्टाचार पर करारा वार। तीसरा चरण, तस्वीर होगी क्लियर। चुनावी सियासत का कोई सेट प्रिंसिपल नहीं होता। धारा किधर मुड़ेगी, मुद्दे क्या होंगे, जनता का मूड क्या होगा, ये सब कुछ प्री डिसाइड नहीं होता। बयान आते हैं और फिर बयान के तबसरे से नया मुद्दा अपनी पूरी शिद्दत के साथ लोगों के बीच खड़ा होता है। बहरहाल पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद स्थितियां बदली हैं। अब चुनाव की दिशा किसी और दिशा में तेजी से घूम रही है। एनडीए बीजेपी 400 पार के नारे से चुनावी पिच पर विपक्ष को पहले ही साइकोलॉजिकली बैकफुट पर ला चुकी हैं। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी रही सही कसर मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे ने एज दे दी। विपक्ष सत्ता पक्ष के इस वार का काट नहीं ढूंढ पा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कर्नाटक के बागलकोट में नेहा का मामला उठाकर सियासी फिजा में एक बार फिर विपक्ष को डिफेंसिव होने पर मजबूर कर दिया है। पीएम ने कांग्रेस की असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ाने की आलोचना की। हुगली में क्या हुआ, हमारी एक बेटी के साथ क्या हुआ, जहां शिक्षा का दाम है, हुगली में एक बेटी को एक के बाद एक चाकू के घाव मार दिए जाए। वो दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। लेकिन यहां की पूरी सरकार वोट बैंक को बचाने के लिए बेटी के सम्मान पर ही हमला करने में जुट गई। वहीं विपक्ष बीजेपी पर चुनाव और हिंदू मुसलमान की ओर ले जाने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा ले रही है। इन बीजेपी वालों का हर वादा झूठा निकला। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो 10 साल बाद फिर वोट मांगने आए हैं, जिन्होंने कभी कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान की पैदावार की कीमत देंगे और उन्हें खुशहाल बनाने का काम करेंगे। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष की जमकर खबर ली। जनता को याद दिलाया कि किस तरह 60 सालों से कांग्रेस की जुदा पहचान बनी। वहीं अब कांग्रेस ने कर्नाटक को अपना लूट का एटीएम बना लिया है। कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है।
7 मई को तीसरे चरण में 95 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में 543 सीटों में 285 सीटों का जनादेश ईवीएम में बंद हो जाएगा। ये 285 सीट काफी कुछ निर्णायक होंगे पूरी तस्वीर को क्लियर करने में। बहरहाल दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। देखना होगा जनता किसकी बात पर यकीन कर उनके माथे पर ताज पहनाती है। मोदी की हैट्रिक लगती है या विपक्ष की कोई ट्रिक काम आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दूसरे चरण के प्रचार के साथ ही इस मुद्दे पर बड़ी बात हुई। मैंने भी अपने शोज में इस मुद्दे पर कई बार बात की है। अब तीसरे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं धार जरा तेज हो गई है, तीखे हो गए हैं प्रहार। तो इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। एक बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है, इसलिए फटाफट हम तमाम पहलुओं को तमाम प्रवक्ताओं के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी मदद करेंगी प्रोफेसर अंशु जोशी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका स्वागत है। अनूप संडा जी जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। यासिर जिलानी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जिलानी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं, आपका भी शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अंशु जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, आपने इतने भाषण सुन रही होंगी, आप भी न्यूज़ के जरिए देख रही होंगी लगातार, थोड़ा हिंदू मुसलमान का जो मामला है वो ज़्यादा हो गया, तड़का ज़्यादा पड़ रहा है और इसकी कोई ज़रूरत है? हिंदू मुसलमान को लेकर के जो बातें उछाली जा रही हैं वो तो मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो अब ऐसी लग रही है कि बिल्कुल नाव डूबने को है। मतलब कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो उम्मीदवार हैं वो कोई नामांकन वापस ले रहे हैं। आज इंदौर में क्या हुआ सभी ने देखा, भाजपा के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया वहां उम्मीदवार ने। कहीं इनके उम्मीदवार हस्ताक्षर करना भूल जा रहे हैं, इतनी बड़ी फेटल मिस्टेक कर दे रहे हैं, और कहीं पर सीधे सीधे भाजपा के समर्थन में जाकर खड़े हो जा रहे हैं। तो एक बड़े नेतृत्व का और उम्मीदवारों का संकट कांग्रेस के सामने खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को इसीलिए अब कहीं ना कहीं पीछे रखने के लिए एक अलग ही दिशा में ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो गिनाने के लिए इतने काम है कि मुझे नहीं लगता कि वहां से हिंदू मुसलमान करने की आवश्यकता मोदी जी को पड़ेगी। ठीक है जिलानी साहब, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट जो थी ये एक तरीके से सवाल आप पर जाता है या भारतीय जनता पार्टी पर जाता है, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि प्रोफेसर अंशु ने जो कहा उसके बाद चंद्रमोहन शर्मा जी का एक जवाब बनता था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को पहले रखें। तो जिलानी साहब, ये बात सही है कि विकास के इतने कार्य हैं, इतना अच्छा काम किया है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जो घोषणाएं हुआ करती थी वो उपलब्धियों के कॉलम में जा चुके, 370 और राम मंदिर जैसे मामले। इसके बावजूद भरे मन से प्रधानमंत्री मोदी को भी अगर हिंदू मुसलमान या फिर इन मुद्दों की बात करनी पड़ रही है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, आवश्यकता इसलिए है कि लोगों को समझ आना चाहिए, जनमानस को ये जानना चाहिए कि कांग्रेस किस तरीके से बोतल से जिन निकालती है, और जिन निकालने वाला जो केंद्र बिंदु है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का जो केंद्र बिंदु है वो मुस्लिम समुदाय को बना लेती है। उसे लगता है कि सबसे बड़ा वोट बैंक, डराती भी उसे है, उसका शोषण भी करती रही है, पिछले सालों साल से उसका शोषण हो रहा है, लेकिन उसी को सामने रखती। संदेश खाली में इतना बर्बरता होती है, इतनी जबरदस्त महिलाओं के साथ जो सारा का सारा दुर्व्यवहार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उस पे कांग्रेस मम हो जाती है, नहीं बोलती है। कर्नाटका में जिस बहन की बर्बरता से हत्या हुई है, जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री ने करी है, क्या उस पर चर्चा होनी जरूरी नहीं है? क्या उस कम्युनिटी या उस कौम का कोई आदमी आपराधिक किसी मामले में इन्वॉल्व है तो दूसरी पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं वो चर्चा इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक कहीं उनसे खिसक ना जाए? ये कब तक चलेगा? ये हम लोगों ने, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, रिसर्च की पत्रकारिता है आपकी, बड़ा तर्क के साथ आप चीजों को रखते हैं तिवारी जी। आप पिछले 70 सालों में 57 साल इनकी हुकूमत रही, इनको अगर हम लोग याद दिलाएं तो हर मौके पे इन्होंने छल किया। भाई, हम एजुकेशन चाहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भारत में एजुकेशन चाहते थे, अच्छा स्वास्थ्य चाहते थे। आजादी के 60 सालों में एजुकेशन के नाम पे 2 विश्वविद्यालय मिले मुसलमानों को, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। उसमें भी कांग्रेस का देन नहीं, अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एमयू नहीं होता, जौहर साहब और अंसारी साहब जैसे क्रांतिकारी नेता नहीं होते तो जामिया मिलिया इस्लामिया, जहां का मैं छात्र
रहा हूं, छात्रवृत्ति की राजनीति करी, वो नहीं मिला। तो बेसिक चीजों पे हम उनसे सवाल कर रहे हैं। तो जरूरत है कि आप कम से कम कांग्रेस का चेहरा दिखाइए। मुसलमानों का प्रधानमंत्री साथ जी देने का टारगेट दिखावा क्यों कर किया, रहे हैं? सचमुच में कुछ नहीं किया, और ये बैठे बिठाए मुद्दे कांग्रेस ने ही दे दिए। ये मुझे दो बातें लब्बो लुबाब बहुत संक्षेप में समझ में आता है। चंद्रमोहन शर्मा साहब, आपका जवाब। कांग्रेस ने ही तो ये मुद्दे दिए, एक मौका दे दिया कि इन बातों को अब उठाया जा सकता है। कि आज प्रॉब्लम क्या है तिवारी जी की, भाजपा के जितने भी नेता और भाजपा के साथ बैठने वाले जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो 10 साल के हिसाब तो दे नहीं पाते, लेकिन 10 साल की सत्ता लेने के लिए उनको 55 साल का हिसाब और 55 साल की कार्य प्रणाली पर लगातार। लेकिन संडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सर मुझे बताएं, समाजवादी पार्टी की राजनीति को मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत इतिहास में बड़ा लंबा हो जाता है, आप लोगों का समय बड़ा कीमती होता है। आप लोगों की सियासत में भी ये कहा गया कि पोलराइजेशन को लेकर आपने भी कम प्रयास नहीं किए, फिर अगर बीजेपी अब करती है तो इतनी परेशानी क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में, और ये वो पार्टी है जो कहती है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा अलग है, जो पार्टी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। हमारे मित्र यासिर जिलानी साहब अभी बड़े कुशलता से अपनी बातें रख रहे थे, और उन्होंने ऐसा साबित करने का प्रयास किया कि इस देश में अल्पसंख्यकों की हितैषी खाली भारतीय जनता पार्टी और बाकी सारी पार्टियों ने मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया। मैं 2-3 सवाल उनसे करना चाहता हूं, और आपको मैं बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आपने इस बात को कहने का साहस किया और इस बात को कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। कोई कह नहीं रहा इस बात को, लेकिन आपने सच्चाई रखी। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रवीण जी कि जिस पार्टी की 10 साल से सत्ता हो, विश्व गुरु बनने वाला प्रधानमंत्री हो, वो पार्टी इस बात की बात क्यों नहीं करती कि हमने इस देश में बेरोजगारों के लिए क्या किया? वो पार्टी ये बात क्यों नहीं करती कि 2014 में अगर शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 35% था, तो आज 2024 में 65% क्यों है? इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा का दावा और वादा करके इस देश में सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ये आरोप लगाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दान दे दी, चीन के कब्जे में दे दी, रेजांगला का शहीदों का स्मारक ढा दिया गया। मैं अनूप जी आमतौर पर टोकता नहीं, बात पूरी होने देता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रैलियों में यह बात नहीं कही गई है, ऐसा नहीं कि युवाओं को एड्रेस नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की बात या सैनिकों की बात नहीं की गई, बल्कि सैनिकों को, मैं तो खुद उत्तराखंड अभी पूरा कवर करके आया, वहां पर मैंने देखा पूर्व सैनिक हो चाहे सैनिकों में एक उत्साह जगाने का काम बीजेपी ने, मैं राजनीतिक स्तर पर ही कह रहा हूं, किसने क्या किया उस पर नहीं जाता मैं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं कि इन बारे में बोला नहीं जा रहा है। हाँ, जब बात हिंदू मुसलमान की आती है तो वो फिर सबके लिए चर्चा का विषय। अखिलेश यादव जी को भी मौका मिल जाता है बयान देने का। मैं बोलना चाहता हूं प्रवीण जी, मेरी बात सुनिए, मैं समझ गया आपका सवाल। यहां सवाल यह है कि जो आदमी देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर आसीन है, उसको इस तरीके की बातें करने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने सबका उत्साह बढ़ा दिया, सबका वोट ले लिया, तभी 2 बार सरकार बना दी। आप मुझे बताइए, देश में पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें सत्तारूढ़ दल के बहुत से प्रत्याशी इस अपील के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं कि साहब हम संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत लाना है, इसलिए हमको वोट दीजिए। क्या इस मुद्दे पर, आप विद्वान पत्रकार हैं, कभी देश में चुनाव हुआ है क्या ऐसी बातों पे? प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि देश के 50% सबसे गरीब लोगों के पास देश की मात्र 3% संपत्ति है, और देश के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40%। दूसरी बड़ी बात, जो नीति निर्धारक हैं, अधिकारियों का वर्ग है, उसमें कितने कितने लोग हैं, ये भी राहुल गांधी ने उठाया है मुद्दे को, और अगर आपके लिए पॉलिसी बनाना है तो अधिकारियों की संख्या बढ़ाइए, ये भी उठाया गया है। तो मैं इस पर भी आऊंगा, जातिगत राजनीति और पोलराइजेशन की बात है, मैं जरा बैलेंस तरीके से आप लोगों से इस पर बात करता हूं। जिलानी साहब की टिप्पणी लूते हैं। जिलानी साहब, आपने पूरी चर्चा सुन ली, सवाल आप ही की तरफ आया था, सब कुछ ठीक है, इतना काम किया है, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, इसके बावजूद ये मुद्दे, आपने कहा कि ये क्योंकि जागरूक करना पड़ता है, फिर भी आपको नहीं लगता है कि आप जब जाते हैं तो हिंदू मुसलमान क्या कोई भी वर्ग हो, सभी के लिए, सभी से वोट मांग रहे हैं और सभी चुनते भी हैं, इस बात का भी पूरा जोर है कि मुस्लिम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, फिर ये एक रिस्क जैसा नहीं है कि अब एक बदलते माहौल में इस तरह के भाषण आना? देखिए, मेरे जो मित्र हैं सपा के प्रवक्ता अनूप सांडा जी, उनको मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। आप, प्रधानमंत्री ने 10 सालों में जो भी कार्यक्रम बनाए
अपना कर्तव्य मान के उसको जमीन पे क्रियान्वित किया है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बता दूं, एक देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खुद ये बयान दिया था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 85 पैसे बीच के बिचौलिए और दलाल खा जाते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। आज के प्रधानमंत्री 1 रुपए किसानों के खाते में अगर भेजते हैं तो 1 रुपए पहुंचता है। ये डिफरेंसेस है, ये नेतृत्व का फर्क है, ये बदलाव आया है। आज भारत तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है, बनने के मुहाने पे खड़ी है। तो हमें उस पर फक्र होना चाहिए कि आज जितने भी कार्यक्रम है, आज बड़े बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसलिए दिखाई नहीं देगी क्योंकि अनूप सांडा जी जानते हैं, महाराजगंज से लेकर गाजियाबाद तक थाने इनके जमाने में बिक जाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को सामने से गोली मरवा दी थी। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब चुनाव आएगा, चुनाव का वक्त होगा, तो ये लोगों के सामने बात तो रखी जाएगी। पॉलिटिकल प्रधानमंत्री भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी बात को रखता है। प्रधानमंत्री जी भी रख रहे हैं और वो उनका एक तरीके से उस पॉलिटिकल सिस्टम में सारी चीजें तय होती हैं। एक जो रूटीन बनाई जाती है उसमें वो बात को रख रहे हैं और जनता उनको समझने के बाद ये समझती है कि अगर ये वेल सेड, वेरी वेल पॉइंट, वैलिड पॉइंट। चंद्रमोहन जी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आप इसका विरोध भी कर लें, इसके खिलाफ भी कुछ बोल लें, तो भी ऐसा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी मैसेज देना चाहती है उसमें एक तरीके से आप कैटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए तिवारी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज देना चाहती है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई क्यों रहती है? देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता सपोर्ट करती है, 14 और 19 में सत्ता देती है, 24 के अंदर अगर उन्होंने काम दिया है तो उसके बाद भी उनका अपनी भाषा पे नियंत्रण तो नहीं रहता है। क्यों वो 400 का पार का नारा लगाते हैं और फिर संविधान बदलने की बात करते हैं, साथ ही उसके फौरन बाद उससे वापस कर लेते हैं? क्या कारण है? हो सकता है उन्हें लगता हो कि आपके इस पहलू को या आप पर इस तरीके से वार करके उनको ज्यादा फायदा मिले। अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज, आपकी बात तभी पूरी होगी, मेरे को वैसे ही टाइम बहुत कम मिला है। देखिए, कुछ सोचना ना ये तो आपके कारण मुनासिब होगा, ना मेरे कारण मुनासिब होगा, वो देश की जनता के कारण मुनासिब होगा। और देश की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा ने माफ फैक्टर दिया, और वो माफ फैक्टर महंगाई का है, महिला उत्पीड़न का है। जिस सांसद के साथ अलायंस पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और उनका सांसद 2700 महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता है, जघन्य अपराध करता है, 67 ईयर ओल्ड महिला के साथ करता है, और पूरी भाजपा चुप रहती है, उसके अंदर महिला मंत्री चुप रहती है, और आप कहते हैं कि देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी पार्टी की तरफ देखेगी? किस मुंह से बात करते हैं ये? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की किस मुंह से बात करते हैं देश के अंदर एम फैक्टर की? और जिस वाई फैक्टर की भी बात करते हैं, उस वाई फैक्टर का तो जो 55% युवा है वो तो सड़कों पे बेरोजगार है। उसको तो ना तो पान पकौड़ा और पेंशन की दुकान मिली, उसके हाथ में ना मकान मिला, ना उसके पास रोजगार मिला। और उसके अगर रोजगार और उसने भविष्य के लिए अगर शिक्षा पढ़ाई करने की कोशिश करी तो उसका पेपर लीक हो गया और देश के प्रधानमंत्री से लेकर पूरी भाजपा मूक बनी रही। तो कैसे कह सकते हैं कि कोई गारंटी दे सकते हैं? अगर एक गारंटी है तो सत्ता लालच के लिए संविधान को तार तार करेंगे, और अगर एक गलती होगी तो उसी समय उस चीज के पद को हासिल कर लेंगे। और अगर एक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जाएगा उसको ताकत देखिए, निर्बाध रूप से आपने, मुझे लगता है पर्याप्त बोला। समय बेशक बाद में मिला, लेकिन पर्याप्त समय मिला। अंशु जी ने शुरू में कमेंट किया था। अंशु जी, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हुई है, आपको लगता है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपकी एक बहुत निष्पक्ष टिप्पणी इस बात पर चाहूंगा कि आपको लगता है कि विकास का मुद्दा, ऐसा नहीं कि ये सब बोला नहीं गया, ये सब भी बोला गया है। जो चंद्रमोहन जी बोल रहे थे उसमें कर्नाटक संदेश खाली पे ऑलरेडी जिलानी साहब जो है शायद चर्चा में पहले ही जवाब दे चुके हैं कि इस पर कांग्रेस नहीं बोलती है। कांग्रेस ने भी कुछ मुद्दे उठा दिए और देश में हर जगह ये सब होता है। आपको लगता है कि इनसे ज्यादा चाहे कांग्रेस की तरफ से जातिगत समीकरणों की बात करते हुए कोई मुद्दा उठाया जाए और इधर वोटों के पोलराइजेशन के लिए कोई भाषण दिया जाए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है चुनाव में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जब बात
विमेन लेड डेवलपमेंट की आए, और ये विमेन लेड डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण से एक कदम आगे बढ़ने की बात है, जिसकी बात भी वर्तमान सरकार ने ही की है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी सफलता भी हासिल की है। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उन्हें संदेश खाली, और अभी कर्नाटक में क्या हुआ है ये भी ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पर हमारी बहन बेटियों के लिए लव जिहाद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के परिवारों के लिए उभरा। तो जब इस प्रकार के जब हमारे सामने आते हैं इंस्टेंसेस, जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती है, तो कांग्रेस को भी इस पर चंद्रमोहन जी, क्योंकि समय कम है इसलिए आप डायरेक्ट एक सवाल पूछा गया। देखिए, आपने उनको नाम लेकर एक सवाल पूछा है, तो जरा जवाब। देखिए, जब देश के अंदर देश की सरकार और उसके राजनीतिक विशेषज्ञ देश की महिलाओं को कई संदेशकाली में बांट दे और कई मणिपुर में बांट दे, और जिस राज्य में आपने उस पर सवाल पूछे, तो वो देश के अंदर हम लोगों से, मेरे को मिला के और आप लोगों को मिला के निर्लज व्यक्ति होंगे। मैं खुद अपने आप को कहता हूं, क्योंकि देश के अंदर आपने हर चीज को बांट दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया, सरदार पटेल वर्सेस नेहरू कर दिया, और आज आप महिलाओं को बांटने लगे हैं। जी, जिलानी साहब अनम्यूट करके एक फाइनल कमेंट। जिलानी साहब, और एक कर्नाटक की महिला अलग है, ये जिम्मेवारी किसकी है? ये तेलंगाना के सीएम ने जो झूठा वीडियो, फेक वीडियो अमित शाह का चलाया है। जी, रेवंत रेड्डी का भी मुद्दा अभी उठा दिया गया कि फेक वीडियो फिर क्यों चलाना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये मुद्दे बहुत गर्माते रहेंगे। मैं जब आप लोगों से बात करता हूं, संडा साहब आप भी अपनी बात रखिए, क्योंकि जब मैं बात करता हूं मेरा मन तो करता है कि आपको बड़ा मौका दूं, लेकिन समय बड़ा सीमित हो। संडा साहब, फाइनली आप कुछ कहें। राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने संदेश खाली का जिक्र किया, कर्नाटक का जिक्र किया, ये मणिपुर क्यों भूल गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मणिपुर से ज्यादा महिलाओं का अपमान कहीं हुआ है क्या? कारगिल के शहीदों की बेवाओं को नग्न करके घुमाया गया, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती? उसके बारे में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सफाई देते? हमारे यासिर भाई क्यों नहीं बोलते हैं? यानी अगर विपक्ष के शासित राज्यों में कोई घटना हो रही है तो महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा सवाल है, और भाजपा शासित राज्यों में घटना हो रही है। ये है फाइनल पॉइंट कि महिलाओं पर कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है उसको उठाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने हिसाब से मुद्दों को बांट ना लें। बड़ा सुंदर पैनल बैठा, बहुत अच्छी बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक बात बहुत तय है कि सत्ता का संघर्ष में ये मुद्दे उठते रहेंगे। आने वाले दिनों में आपको धार और तेज देखने को मिल सकती है। इस पर अलग अलग तर्क हो सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम सामने लाना चाहते हैं, जो बातें सच हैं वही कही जा रही हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि कुछ मुद्दों के ऊपर दूसरे मुद्दों को हावी किया जा रहा है। अगर 10 साल अच्छा काम किया गया है तो उन अच्छे कामों को रखा जाए। खैर, मैं आप पर भी छोड़ता हूं, आप भी अपनी टिप्पणियां कर सकते हैं हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।